गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। एक बार फिर से बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर जिसका नाम माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पैमाने के प्रतिफल का नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पैमाने के प्रतिफल का जो नियम है इसको जो है आप केवल पैमाने का प्रतिफल, केवल आप इसको पैमाने का प्रतिफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पैमाने का प्रतिफल, कुछ बुक में केवल पैमाने का प्रतिफल लिखा आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। पैमाने का प्रतिफल जो है ये क्या है, पैमाने के प्रतिफल का नियम है। इसी को हम केवल पैमाने का प्रतिफल भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पैमाने का जो प्रतिफल नियम है ये किससे संबंध है इसका, ये दीर्घकाल से संबंध है, क्योंकि ये क्या है, दीर्घकालीन फलन। ये दीर्घकालीन फलन की व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो उत्पादन फलन होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, यहाँ उत्पादन शब्द जोड़ लीजिए, उत्पादन फलन की व्याख्या करता है। क्योंकि जो उत्पादन फलन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता है उससे संबंधित या वही उसको जो है हमने नियम के रूप में जब हमने अध्ययन किया तो कौन सा नियम बना था, पिछले क्लास में पढ़ाया गया था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम हमने पढ़ा। और जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो किससे संबंधित है, दीर्घकाल से संबंधित है। ये दीर्घकालीन फलन की व्याख्या करता है, क्योंकि पैमाने के प्रतिफल का जो नियम है इसको हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कहते हैं। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या कौन करता है, पैमाने के प्रतिफल का नियम करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं कि पैमाने का जो प्रतिफल नियम है ये क्या बताता है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब आपको ये पता चल गया कि ये दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित है, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, उत्पत्ति के जो साधन हैं, उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन या उत्पादन के कारक, तो आपने देखा कि अल्पकाल में जो उत्पादन के साधन हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक स्थिर और एक परिवर्तनशील। स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, है ना। लेकिन दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, अर्थात दीर्घकालीन फलन के अंतर्गत जो है सभी उत्पत्ति के सभी साधन क्या होते हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं। कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। इसमें जो है आपका चाहे भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, ये सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। क्योंकि दीर्घकाल में क्या होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है कि यहाँ पर जो है उत्पादक के पास जो है पर्याप्त समय रहता है और लंबा समय होने के कारण जो है वह अपने उत्पादन के अनुसार, मांग के अनुसार जो है वो क्या कर सकता है, वह उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि जो आपका अल्पकालीन फलन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो उत्पादन किया जाता है वह वर्तमान उत्पादन क्षमता के अनुसार किया जाता है। अर्थात कितनी कैपेसिटी है, उत्पादन की क्षमता कितनी है, उसके अनुसार जो उत्पादन किया जाता है। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्थिर होते हैं।
स्थिर साधनों के साथ जो है केवल परिवर्तनशील साधन में ही हम वृद्धि करके क्या कर सकते हैं, उत्पादन की मात्रा में हम वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए वो केवल उत्पादन की वर्तमान क्षमता को दिखाता है, जबकि जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन होता है या फिर कह लीजिए पैमाने का जो प्रतिफल नियम होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सभी साधन क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और इसी के कारण जो है इसमें जो उत्पादन होता है वो किसके अनुसार होता है, इसमें जो उत्पादन किया जाता है ये बाजार मांग के अनुसार होता है, बाजार मांग के अनुसार होता है। अर्थात बाजार में वस्तु की या सेवा की जितनी भी मांग होगी उसके अनुसार जो है उत्पादक अपने उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन करके अपने पैमाने को बदलकर अपने पैमाने में वृद्धि करके वो क्या कर सकता है, वह जो है बाजार मांग के अनुसार जो है पूर्ति कर सकता है या उत्पादन कर सकता है। यहाँ पर वह अपने पैमाने को बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी साधन क्या हैं, परिवर्तनशील हैं। यहाँ पर कोई भी साधन कंडीशनल नहीं है, कोई भी साधन स्थिर नहीं है, ठीक है। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार वह बाजार मांग को देखते हुए वह जो है परिवर्तनशील साधनों में है ना क्या कर सकता है, वह परिवर्तन करके अर्थात पूरे पैमाने को जो है वो क्या करता है, बदल कर जो है क्या करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार जो है हम बात करें कि यह नियम हमें क्या बताता है, पैमाने के प्रतिफल का नियम हमको क्या बताता है। तो पैमाने का प्रतिफल नियम क्या बताता है कि परिवर्तनशील साधनों में एक समान अनुपात में, एक समान अनुपात में वृद्धि करके कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस नियम के अनुसार परिवर्तनशील साधनों में, क्योंकि सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए उन साधनों को उत्पत्ति के उन साधनों में एक समान अनुपात में वृद्धि करके कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी प्रभाव का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। इसके पहले जो आप पढ़ रहे थे अल्पकालीन उत्पादन फलन अर्थात विविध या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में, उसमें जो अध्ययन किया जाता था, उत्पादन पर पड़ने वाले जो प्रभाव का अध्ययन किया जाता था, वह स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन है ना, इन दोनों के अनुपातों में परिवर्तन का उत्पत्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता था। अर्थात वहाँ पर जो है जो साधन होते थे स्थिर और परिवर्तनशील, उनके आपस में अनुपातों में परिवर्तन करके उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता था, जबकि यहाँ पर उत्पत्ति के साधनों में आपस में जो है उसके अनुपातों में परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि पूरे पैमाने को ही बदल दिया जाता है और पूरे पैमाने को बदलकर उत्पादन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से जो है उत्पत्ति ह्रास नियम या पैमाने का आपका उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील जो है
विविध जो है आपका परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है, विविध या परिवर्तनशील जो अनुपातों का नियम है उसमें, और पैमाने का जो प्रतिफल नियम है इसमें क्या अंतर है, पैमाना और अनुपात में क्या अंतर है। जो हम अनुपातों की बात कर रहे हैं साधनों के अनुपात में, और ये जो आपका पूरा पैमाना है उत्पत्ति का, इन दोनों में क्या अंतर है। आइए इसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज मान लीजिए आपने जो है आपने क्या किया कि भूमि को लिया, आपने भूमि को लिया और श्रम को लिया, है ना। भूमि और श्रम को लिया कहाँ पे, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, है ना। दोनों को एक साथ जब आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि दोनों में क्या अंतर है, पैमाने का प्रतिफल नियम क्या कहना चाहता है। फिर जब दोनों में अंतर समझ में आएगा तभी आप इस नियम को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पर जो है जैसे भूमि का प्रयोग 1 का प्रयोग किया गया, मान लीजिए यहाँ पे 2 का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ पर 1 का प्रयोग किया गया, यहाँ पे 3 का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ पे 1 का प्रयोग किया गया, यहाँ पे 4 प्रयोग किया गया, इस तरीके से, है ना, ऐसे ही होता था। अब इसका जो है उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, इसको समझने के लिए उत्पादन में जो प्रभाव पड़ा आप पीछे अध्ययन कर ही चुके हैं, लेकिन इसमें जो परिवर्तन है वो किसमें किया गया है, इसमें जो अनुपात साधनों में परस्पर, साधनों के आपस में परस्पर जो अनुपात होते हैं वो बदलता है। साधनों के आपस में जो परिवर्तन होता है अनुपातों में, उसकी बात हम यहाँ पे कर लें। अब देखिए यहाँ 1 यहाँ पे 2 है, भूमि की 1 इकाई, श्रम की 2 इकाई, तो अनुपात क्या हो गया दोनों का, 1:2, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए भूमि की 1 इकाई, श्रम की 3 इकाई, तो अनुपात क्या हो गया, 1:3। यहाँ पर देखिए भूमि की 1 इकाई, श्रम की 4 इकाई, अनुपात क्या हो गया, 1:4। यहाँ पर आप देखिए 1 इकाई भूमि की, 5 इकाई श्रम की, अनुपात क्या हो गया, 1:5 हो गया। अब देखिए, अब इसी को जो है हम अंतर करेंगे, यहाँ पर वही चीज़ है आपका पैमाने के प्रतिफल नियम में। देखिए आप यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आप 2 साधन ले लीजिए, भूमि को ले लीजिए, श्रम को ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भूमि श्रम, यहाँ पे आपका पैमाना शब्द रहेगा। आप देखिए यहाँ पर भूमि कितना है, भूमि मान लीजिए 1 एकड़ है या 1 इकाई के बराबर है, जबकि श्रम का प्रयोग आप जो है 2 इकाई के बराबर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो होगा या जो पैमाना बनेगा, पैमाना कर लीजिए, या यहाँ पर भी आप पैमाने के लिए जो अनुपात शब्द है, यहाँ पर जो अनुपात होगा पैमाने के लिए, है ना, यहाँ कितना होगा, 1:2 होगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जब वृद्धि हम करते हैं तो दोनों साधनों में एक समान वृद्धि करते हैं, दोनों साधनों में क्या करते हैं, एक समान वृद्धि करते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों परिवर्तनशील है, कोई भी साधन स्थिर नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए भूमि में सब में 1 ही है, इसका मतलब भूमि की मात्रा जो है, भूमि की इकाई क्या है, स्थिर है, जबकि केवल श्रम में ही परिवर्तन हो रहा है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे इसको भी 2 गुना कर दिया जाएगा, इसको भी 2 गुना कर दिया जाएगा, इसको 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 2 है, 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इसको हम फिर से क्या करेंगे, इसको हम 3 गुना कर दें तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको हम 4 गुना कर दें तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 दूना। अब यहाँ पे अनुपात आप देखिए,
यहाँ पर 1:2 है, यहाँ पे 2 और 4 का अनुपात है। 2 और 4 का जो अनुपात होता है गणित में आप देखें तो 2 और 4 का जो अनुपात होता है 2:4 का मतलब होता है 2/4। ये कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 1/2। इसको फिर अनुपात के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1:2, यानी इसका अनुपात क्या आया 1:2। ऐसे ये आपका 3/6 का भी हो जाएगा। 3:6 का मतलब क्या हो जाएगा 3/6। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 1 का 3, 3 दूना 6, कितना आ गया 1/2 अर्थात 1:2। इसका भी अनुपात क्या आ गया 1:2 आ गया। ऐसे इसका भी करेंगे तो 4/8, 4 1 का 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 1:2। इसका भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैंने क्या कहा कि इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोनों में अंतर देखिए। परिवर्तनशील साधनों में एक समान अनुपात में वृद्धि कर, एक समान अनुपात, ये शब्द देखिए आप, एक समान अनुपात में वृद्धि की जाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पहली इकाई के लिए जो है जो अनुपात है 1:2 है, दूसरी इकाई के लिए भी क्या है 1:2 है, तीसरी इकाई के लिए भी क्या है 1:2 है, चौथी इकाई के लिए भी क्या है 1:2। यानी हर इकाई के लिए क्या है, हर इकाई के लिए जो अनुपात है साधनों के बीच में, आपस में जो साधनों के बीच में अनुपात है वो क्या है समान है। इसमें साधनों के बीच में जो अनुपात है क्या है समान है, एक समान अनुपात वाले, दिख रहा है ना एक समान अनुपात। अर्थात इसमें जो है जो साधन होते हैं इनमें आपस में जो है इनके अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, इसीलिए परिवर्तनशील अनुपातों का नियम नहीं है। यहाँ पर अनुपातों में देखिए बिल्कुल परिवर्तन नहीं किया गया, एक ही अनुपात में सभी हैं। अंतर क्या है, अंतर ये है कि इसमें जो है दोनों साधनों में जो है क्या करते हैं हम एक जैसा वृद्धि कर देते हैं। इसको हमने दूना किया तो इसको भी दूना कर दिया, तो 2 और 2 दूना 4 हो गया। अर्थात पूरा पैमाना ही बदल गया। जो 1 2 का पैमाना था अब पैमाना क्या हो गया 2 4 वाला हो गया। 2 + 4 यानी 2 भूमि और 4 श्रम के वाला जो है पैमाना हो गया। इसको 3 गुना कर दिए तो ये 3 भूमि और 6 श्रम वाला जो है पैमाना हो गया। इसी को कहते हैं कि पूरा पैमाना ही बदल जाना, आपस में अनुपात ना बदलना। यहाँ पे आपस में अनुपात नहीं बदल रहा है, अनुपात वही है, लेकिन वृद्धि करने पर जो है क्या हो रहा है पूरा पैमाना ही बदल जा रहा है। बात क्लियर समझ में आ रही है। तो पूरे पैमाने में जो बदलाव होता है, इसीलिए पैमाने का प्रतिफल नियम है ना, पैमाने में पूरा जो बदलाव होता है उसमें जो वृद्धि होती है उसके कारण जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, उससे जो उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है उसी का अध्ययन तो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो उसी को आप चाहे इस ढंग से बोलिए कि आप जो है एक समान अनुपात में वृद्धि करने पर साधनों में, परिवर्तनशील साधनों में, या फिर कह लीजिए इसका निष्कर्ष के रूप में कि इसके अंतर्गत जो है पूरा उत्पादन का पैमाना ही बदल दिया जाता है। देखिए ये उत्पादन का पैमाना ही बदल गया है ना। ये 1 भूमि हो गया प्लस यहाँ 2 क्या है श्रम है, ये आपका एक पैमाना हो गया। दूसरे पैमाने में क्या हो गया आपका 2 भूमि प्लस 4 श्रम हो गया, है ना। अनुपात दोनों में समान है लेकिन पैमाना बिल्कुल बदला हुआ है। इसमें वो बिल्कुल एक भी आपको एक जैसा नहीं दिखेगा कि केवल एक में वृद्धि हो गई एक में नहीं हुई, ऐसा नहीं है, पूरा पैमाना ही बदल दिया गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं पैमाने का प्रतिफल नियम कहते हैं। जबकि यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये आप देखिए कि यहाँ पर एक स्थिर साधन, ये फिक्स्ड साधन था, ये वेरिएबल साधन था। ये स्थिर साधन के साथ जो है परिवर्तनशील साधनों में ही केवल वृद्धि की जाती थी। तो जब केवल परिवर्तनशील साधनों में ही वृद्धि की जाती थी, इसको स्थिर रखा जाता था, तो इससे क्या होता था, इससे जो है इनके आपस में परस्पर आपस में क्या होता था कि इनके बीच जो है अनुपात ही बदल जाता था। देखिए अनुपात बदल रहा है ना, यहाँ इनके बीच जो अनुपात है 1 2 का अनुपात है, यहाँ पर 1 3 का अनुपात हो गया, यहाँ पर 1 4 का अनुपात हो गया, यहाँ पर 1 5 का अनुपात हो गया। तो जैसे जैसे आप परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करते जाते हैं वैसे वैसे जो है स्थिर साधनों के साथ जो परिवर्तनशील साधन का जो है आपका अनुपात होता है वो बदलता जाता है। और इसी का प्रभाव जो है उत्पादन पर क्या पड़ रहा है, इसी का अध्ययन वहाँ पर किया जाता था। इसीलिए उसको क्या कहते थे, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम।
जबकि यहाँ पर क्या है, एक समान जो है अनुपातों में जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है, बिल्कुल सभी के लिए क्या है, एक समान अनुपात है और उसका जो है उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात पूरे पैमाने को बदलने पर उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, पैमाने के प्रतिफल के नियम के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जो है आपका पैमाने का प्रतिफल नियम है। अब यह नियम भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है, तो इसकी क्या मान्यताएं हैं, आइए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस नियम की मान्यताएं क्या हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। नियम की मान्यताएं, नियम की मान्यताएं, अजम्पशंस ऑफ द लॉ, नियम की मान्यताएं। इसकी कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। जैसे पहला मान्यता आप कह सकते हैं कि इस नियम में जो है सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें जो है, इस नियम में सभी साधन परिवर्तनशील हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये सारे साधन, जो भूमि था यहाँ पर स्थिर था, वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है। यहाँ पर जो आपका पूंजी था, मशीनें थी, ये सब जो स्थिर थी, यहाँ पर जो है वो भी परिवर्तनशील हो जाता है। यानी इन सब में भी परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ, इसमें जो है आपको बताएं, नेक्स्ट आपका जो है दूसरा, अच्छा इसमें जो उद्यम होता है, इंटरप्राइज, उसमें जो है चेंजिंग नहीं होता, इसको आप ध्यान रखिएगा। इंटरप्राइज को छोड़कर बाकी जितने भी साधन होते हैं उन सब में आप चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका उद्यम होता है, उद्यमी जो होता है, साहसी है ना, वही तो मेन होता है, मुख्य होता है, जोखिम उठाने वाला होता है, तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक ना, क्योंकि वही उत्पादन कार्य करता है, वही जोखिम उठाता है, तो इसलिए जो है उसमें चेंजिंग नहीं होता। बाकी जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि हो, पूंजी हो, श्रम हो, संगठन हो, इन सब में जो है परिवर्तन आप कर सकते हैं। सभी साधन इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दूसरे की। यदि हम बात करें तो दूसरे में हम कह सकते हैं कि इसमें जो है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन नहीं होता। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी या इसी को तकनीकी बोलते हैं, नो चेंज। प्रौद्योगिकी या जो आपका टेक्नोलॉजी होता है, तकनीकी जो होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी एक दी हुई तकनीक, जो तकनीक का ज्ञान है उत्पादक को, उसी तकनीक के द्वारा ही ये जो है उत्पादन कार्य करता है और उसी के आधार पर ये नियम जो है काम करता है। अर्थात पूरे नियम में हम बात करें तो बीच में कहीं भी टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो दिया हुआ तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसी के आधार पर ही ये नियम लागू होता है, बीच में कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता। ये दूसरी मान्यता हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें तीसरी मान्यता के रूप में भी हम बोल सकते हैं कि बाजार में क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता होता है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होता है। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता जो है बाजार की एक विशेष स्थिति होती है जिसके बारे में हम
आगे के जो है क्लासेज में जो है इस पर चर्चा करेंगे। एक मार्केटिंग जब हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर अलग से जो है पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में विस्तार में इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप केवल इतना समझिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, बाजार की एक विशेष स्थिति होती है जिसमें क्रेताओं की संख्या विक्रेताओं की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, असंख्य होती है, कह लीजिए बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ हम बात करें कि यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे क्या होती हैं, समरूप होती हैं, एक जैसी होती हैं, कीमतें भी लगभग एक जैसी होती हैं, है ना, किसी भी वस्तु का स्थानापन्न नहीं होता। आगे यदि हम बात करें, पूरे बाजार का ज्ञान जो है क्रेता और विक्रेता दोनों को होता है। इसीलिए तो जो विक्रेता होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो विक्रेता होता है या जो उत्पादक होता है उसको बाज़ार का पूरा नॉलेज होता है, बाज़ार में वस्तु की कितनी मांग है और उस बाज़ार मांग के आधार पर ही क्या करता है, वह अपने जो है साधनों में परिवर्तन करके क्या करता है, अपने उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर सकता है। इसलिए यहाँ इस नियम में मान्यता है कि बाज़ार में कौन सा सिचुएशन है, कौन सी स्थिति है, तो बाज़ार में जो है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर हम लास्ट और अंतिम जो है मान्यता के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वस्तु होगी इसका जो माप होगा वो मुद्रा में नहीं होगा, बल्कि किसमें मापा जाएगा, मात्रा में। मात्रा में मापा जाता है। वस्तु का जो मेजरमेंट करेंगे यहाँ पर हम, वस्तु या सेवा का जो भी हम मेजरमेंट करेंगे उसको हम मुद्रा में नहीं मापेंगे। इसमें आप कहीं भी मुद्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। आप जो है जो भी उत्पादन होगा वस्तु का वो हम मात्रा में करते हैं, कितनी इकाई उत्पादन हुआ, है ना, कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ। हम उत्पादन का जो है या वस्तु का जो है जो भी उत्पादन होता है उसका हम मेजर जो है हम मनी में नहीं करते बल्कि क्वांटिटी में करते हैं। वस्तु की मात्रा के आधार पर जो है हम यहाँ पर माप करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी चौथी मान्यता है, यहाँ पर हमने आपको बताया। इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि इन मान्यताओं के दिए होने पर ही आपका जो है ये पैमाने का प्रतिफल का नियम जो है लागू होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पैमाने का जो प्रतिफल नियम है इसमें जो रिटर्न प्राप्त होता है, जो प्रतिफल प्राप्त होता है, यह 3 प्रकार का होता है। 3 तरह का प्रतिफल प्राप्त होता है। जो रिटर्न प्राप्त होता है, प्रतिफल प्राप्त होता है, कितने प्रकार का प्राप्त होता है, 3 तरह का। 3 रूप होते हैं प्रतिफल के, ठीक है। वो कौन कौन से रूप होते हैं तो मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल, और पैमाने का यहाँ पर स्थिर रहेगा, यहाँ पर पैमाने का स्थिर प्रतिफल रहेगा, स्थिर पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और यहाँ पर पैमाने का घटता प्रतिफल। पैमाने का घटता प्रतिफल। इस नियम के अनुसार जो है 3 तरह के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का घटता प्रतिफल। अभी पैमाने का बढ़ता प्रतिफल क्या होता है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल क्या होता है, पैमाने का घटता प्रतिफल क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम पैमाने में वृद्धि करते हैं, उत्पादन के पैमाने में जब हम वृद्धि करते हैं तो होता क्या है कि जब उत्पादन के पैमाने में वृद्धि करने पर जब उत्पादन में भी क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो है
इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं, जो रिटर्न हमको प्राप्त होता है वो बढ़ता हुआ होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। लेकिन जो पैमाने का बढ़ता प्रतिफल होता है या वर्धमान प्रतिफल होता है, ये सिचुएशन सदैव बनी नहीं रहती। एक समय ऐसा आता है कि पैमाने में वृद्धि करने के बाद भी प्रतिफल हमारा क्या हो जाता है, उसमें वृद्धि नहीं होती बल्कि वो स्थिरता उसमें आ जाती है, यानी स्थिर हो जाता है। यानी जो वृद्धि होगी वो समान दर में होने लगती है, अर्थात वो क्या हो जाती है, जो वृद्धि दर है वो स्थिर हो जाती है। सीमांत जो उत्पादन होता है वह स्थिर हो जाता है, जिससे कुल उत्पादन में जो है जो वृद्धि होती है वो स्थिर गति से होती है, स्थिर दर से होती है। इसीलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। लेकिन ये स्थिति भी सदैव बरकरार नहीं रहती है। यदि आप पैमाने में आप लगातार वृद्धि करते जाते हैं, उसी क्रम में आगे भी आप पैमाने में यदि वृद्धि करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि स्थिर होने के बाद जो है प्रतिफल धीरे धीरे क्या होता है, उसमें कमी होने लगता है, घटने लगता है। जब हमारा प्रतिफल घटने लगता है क्योंकि सीमांत उत्पादन कम होने लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं पैमाने का घटता प्रतिफल। तो इस प्रकार से जो है इस नियम के आधार पर जो प्रतिफल हमारा प्राप्त होता है, इसके 3 रूप होते हैं, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल, पैमाने का स्थिर प्रतिफल और पैमाने का घटता प्रतिफल। इस जो प्रतिफल आपको प्राप्त हो रहा है तीनों प्रकार का, इसको और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए हम इसको जो है सारणी के द्वारा और रेखा चित्र के द्वारा जो है इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में नहीं, आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी इसका जो है सारणी द्वारा और रेखा चित्र द्वारा जो प्रस्तुतिकरण है, उसके द्वारा जो इसकी व्याख्या है, इसको हम आपको अगले क्लास में करेंगे। बस आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।